हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ ज़ीशान मज़हर हैं, जिनका रिसेंटली जो है इस वर्क से इनको कल ईमेल आई है। लाइक 10 जुलाई को इनको जो है ईमेल आई है कि इनकी जो है रेजिडेंस परमिट अप्रूव्ड हो गया है, और साथ ही जो है इनको जो है मिड ऑफ जुलाई की वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट एम्बेसी से मिल गई है। तो ज़ीशान, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। आपको तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि आप एक प्रोफाइल शेयरिंग हमारे साथ करें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि किस तरह वो है जो है एक सक्सेस स्टोरी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप अपना बताएं कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया था, किस जीपी में और किस फील्ड में किया है। थैंक यू। एक सबसे पहले मेरी आरपी के लिए, और सेकेंडली मैंने अपना जो बैचलर्स है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, बीबीए किया हुआ मैंने नमल यूनिवर्सिटी से, रावलपिंडी कैंपस से। ठीक और हो मेरा गया। जो सीजीपीए था वो था 2.9 सीजीपीए था। और जो स्पेशलाइजेशन थी वो ह्यूमन रिसोर्स में थी मेरी। 2.9 बोला ना आपने? जी 2.9। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपने इंसबर्ग यूनिवर्सिटी को ही क्यों टारगेट किया, बाकी किसी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं किया? मैंने क्लेगनफर्ड को टारगेट किया था, जेकेयू को टारगेट किया था, इंस्पेक्ट को टारगेट किया था, वियना को टारगेट किया था। और एक यूनिवर्सिटी है वियना में, वियनर नटशट के नाम से, हम्म। उसको टारगेट किया था। तो और किस? बेसिकली जेकेयू ने मुझसे आइल्स की डिमांड कर ली थी, तो मेरे पास हम्म। आइल्स नहीं था उस टाइम। हम्म। और सेकेंडली जो है ना, क्लेगनफर्ट ने मुझे एडमिशन ग्रांट कर दिया था इंटरनेशनल मैनेजमेंट में। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि क्लेगनफर्ट में मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। तो मैंने हम्म। वैसे ही ओईडी पर अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे साथ से ही ऑलमोस्ट 1 वीक के डिफरेंस पे मुझे यूनिवर्सिटी से जब एडमिशन लेटर मिला था, तो उसके 1 वीक के डिफरेंस पे मुझे ओईडी की तरफ से इंस्पेक्ट में जो है ना वो एकोमोडेशन ऑफर हो गई थी। तो फिर मैंने इसीलिए इसको चूज़ कर लिया था। ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बताएं कि आपने एडमिशन और अकोमोडेशन इकट्ठी अप्लाई कर दी थी इंसबर्ग में? नहीं, मैंने बेसिकली जब एडमिशन अप्लाई किया था, तो हम्म। उसके मैंने जनवरी में एडमिशन अप्लाई किया था। तो अभी मेरे हम्म। पास एडमिशन लेटर वगैरह या कुछ चीज़ भी नहीं आई थी, तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी नहीं की थी। हम्म। तो मैंने मार्च में ही मैंने अकोमोडेशन जो है वो अप्लाई कर दी थी विदाउट एडमिशन लेटर। ओके। जस्ट पासपोर्ट की बेसिस पे अप्लाई कर दी थी। ओके, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपने अपना एडमिशन लेटर अपलोड करना है, तो उस पर आपने क्या किया था अभी? नहीं, उन्होंने मुझसे डिमांड ही नहीं की है। मैंने सिर्फ अपना पासपोर्ट की बेसिस पे अप्लाई किया था। ओके। मतलब मैंने एडमिशन लेटर जो है ना उसका सेक्शन एम्प्टी छोड़ दिया था, तो उन्होंने मुझसे बाद में डिमांड भी नहीं की। उन्होंने मुझे रूम भी विदाउट एडमिशन लेटर ही दे दिया था। फिर जब मुझे रूम ग्रांट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने उनको एडमिशन लेटर भेजा था। ओके, तो ये आपका जो रूम है, ये किस डेट को, मार्च में आपने अप्लाई किया था, तो ये आपके एडमिशन कब आया, और जो है रूम ये किस डेट को आपको मिला? मैं ज़रा आपको स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोसेस, ओके। मैंने बेसिकली किया था अगस्त में अप्लाई की थी, जब अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है ना मेल के थ्रू आप लोग सेंड करते थे। ऑनलाइन सिस्टम तब नहीं आया था। ठीक तो हो तब गया। मैंने वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी अगस्त में, और हम्म। मुझे सितंबर की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। ठीक लेकिन है। बेसिकली मेरा मसला ये आ रहा था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे, लेकिन जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें इशू था। हम्म। उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ का इशू था। मतलब मेरी जो रियल डेट ऑफ बर्थ थी वो 5 फरवरी थी। और जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था उसके अंदर मेरी आई थिंक गार्बन जून की, जी 13 जून की मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। ठीक है। तो फिर मैंने जो है वो कोर्ट की डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया था। सितंबर में अगस्त में मैंने कोर्ट की डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया था। सितंबर का एक जो मंथ था वो मेरा कोर्ट का ही प्रोसेस में गुजर गया था, जिसमें मतलब फर्स्ट टाइम मेरी अपेयरेंस थी, सेकेंड टाइम हम्म। जो थी वो यूनियन काउंसिल वालों की अपेयरेंस थी, और थर्ड जो वीक था उसमें फिर मुझे उन्होंने डिग्री दे दी थी। और थर्ड वीक के एंड पर मुझे जो डॉक्यूमेंट है वो मिल गया था। फिर मैंने तो दोबारा से एम्बेसी से रिक्वेस्ट की थी। थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन, जी, आपके यहाँ पे कितना खर्चा आया था करेक्शन के लिए? ये मेरा 7,000 जो उन्होंने मेरे से, लॉयर ने इतनी फीस ली थी। और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आया? नहीं, इसके अलावा बस उसकी लॉयर की इतनी फीस आई थी, और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सपेंस कुछ भी नहीं था। और काफ़ी क्योंकि मतलब बाकी जो फास्ट हो गया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, हम्म। जी, वो असल में हमारा जो गांव है ना, वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई कोर्ट कचहरियों के मामलात नहीं होते हैं। साथ सही में है। जो थे जज थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो है वो वीज़ा जो है वो स्टक हुआ है सिर्फ मेरे इस बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से। ओके। तो जैसे ही आप मुझे ये देंगे, डिग्री देंगे, तो मुझे फ़ौरन मैं अप्लाई कर दूंगा और मुझे मेरा वीज़ा मिल जाएगा, वरना तो फिर मिसाइल भेजूंगी। एंड ऑफ तो उन्होंने तो सितंबर आपके काफ़ी पास ज़्यादा, आ गया। हम्म।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपने जी वेरिफिकेशन के लिए दोबारा अप्लाई किया? हम्म, मैंने कॉल की थी एम्बेसी को, तो हम्म। उन्होंने आगे से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो मुझे 3 नवंबर की अपॉइंटमेंट दे दी थी। ओके, सही है। तो इस 3 नवंबर दिन को जब आपने, मैंने जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स उनको ठीक है, भेजी। सही है, कंटिन्यू करें। जी, मैंने 3 नवंबर को डॉक्यूमेंट्स लिखे थे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो है मेरे पास जो बर्थ सर्टिफिकेट था उस पे ये था कि मैंने आपको बताया ना, डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत लिखी हुई थी। हम्म। वो बेसिकली इस तरह था कि मतलब मेरी घर वालों ने एंट्री टाइम पर नहीं करवाई थी। तो जब जुलाई जून के महीने में वो यूनियन काउंसिल वाले जब आते हैं हिफाजती टीके लगाने के लिए, तो तब हम्म। उनको पता चला था कि मेरी पैदाइश का, तो फिर उन्होंने कहा था कि आपको थोड़ा बहुत फ़ाइन वगैरह एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो फिर हम्म। गाँव में थे दादा जान, तो उन्होंने फिर फ़ाइन वगैरह जो है वो उससे बेहतर था। उन्होंने कहा था कि चलो इसकी ना आप 13 जून की एंट्री कर दो, और 26 जून को उन्होंने फिर मेरी एंट्री कर दी थी, और 13 जून की उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो नॉर्मल स्टेटस उसका परफेक्ट था। सही लेकिन है। जब मैंने उसको चेंज करवाया था, मैंने जब उसको करेक्ट करवाया था, तो फिर उन्होंने जो मुझे न्यू इशू किया था उसपे ऐसा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने 5 फरवरी की कर दी थी, लेकिन क्योंकि तारीखें दराज तो मेरी वो चेंज नहीं हो सकती थी, तो वो मेरी हम्म। जून की ही थी, तो उसमें 4 मंथ का गैप था। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि 2 मंथ के गैप के अंदर अंदर अगर हो तो वो नॉर्मल होता है, और कुछ कहते हैं कि 6 मंथ के अंदर अंदर हो तो वो नॉर्मल होता है। हम्म। तो इसका जो है ना, मेरा जो था वो उन्होंने दोबारा से मुझे नॉर्मल ही इंदिराज पर टिक कर दिया था, लेकिन वैसे ही उस पर मेरा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, और उन्होंने मुझे जो है वो मेरा एक्सेप्ट कर लिया था बर्थ सर्टिफिकेट। तो मैंने फिर ठीक है। 3 नवंबर 2022 में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे उनको, हम्म। और मैंने फिर जनवरी में जाके एडमिशन्स वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट किए थे सारी ले, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन आपको तो वेरिफिकेशन के बाद लीगलाइजेशन कब मिली, मतलब कि विदाउट लीगलाइजेशन आपने अप्लाई मुझ- किया था? मैंने विदाउट लीगलाइजेशन अप्लाई किया था सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो हम्म। मुझे जो है लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट वो मेरी 6 6 मार्च को मुझे ईमेल आई थी, और 9 मार्च के अंदर मुझे लीगलाइजेशन की डेट दी थी। तो 9 मार्च को मैंने फिर जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीगलाइज करवाए थे, और तब मैं अपना जो है वो बिल्कुल फ्रेश पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा के लेके गया था। और वो आपने करवा लिया, ठीक हो गया, सही है। जी, वो मैंने 8 मार्च को पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाया था, और हम्म। 9 मार्च को उन्होंने मेरा लीगलाइज कर दिया था। सही है। और ये बताएं, फिर आपको जो एडमिशन आया था वो कब आया था इंसपुर का? एडमिशन जो है वो मुझे अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे आना, रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए थे अप्रैल में। लेकिन हम्म। मैंने मार्च के अंदर ही ओईडी पर अपना जो है ना रूम के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मुझे एक दोस्त ने कहा था कि अकोमोडेशन का काफ़ी मसला है, तो आप वैसे ही अप्लाई कर दो। तो हम्म। मैंने फिर वैसे ही विदाउट एडमिशन लेटर अप्लाई कर दिया था। थोड़ा रिस्की था, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया, तो उसका मुझे एडवांटेज ये हुआ कि मुझे अप्रैल में मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आया था, और हम्म। फर्स्ट वीक ऑफ मई में मुझे ओईडी की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया था। ओके, सही है। और अच्छा, अब बताएं, आपने अगर आपको याद हो कि आपने आरपी किस डेट को फाइल की थी? तो मैंने आरपी फाइल की थी या मैंने आरपी की अपॉइंटमेंट सबमिट ली थी? करवाई थी? हाँ जी, दोनों, मतलब अप्लाई कब आरपी किया और आर, डेट कब मिली? आरपी की अप्लाई मैंने आई थिंक जनवरी या मिड ऑफ फरवरी, फरवरी के एंड पर किया था। आई थिंक फरवरी और हम्म। मार्च के दरमियान की किया था। हम्म। और जो मैंने आरपी फाइल की है वो ये 26 जून को की थी। ओके, 26 जून को आपने, सही है। तो आपका तो माशाल्लाह काफ़ी स्मूथ गया, आपको 26 जून को आपने फाइल किया और आपका तकरीबन 10 जुलाई को आंसर आ गया। जी जी, 10 जुलाई को मॉर्निंग में मेल आई है मुझे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आप शेयर करना चाहें आपके फाइनेंशियल मामलात क्या थे, बैंक स्टेटमेंट और ये वो सारी चीज़ें? फाइनेंस में मेरे फादर ने मुझे स्पॉन्सर किया बेसिकली। और हम्म। फाइनेंस में ये था कि मेरा जो केस था वो ये था कि मेरे फादर ने 2021 में एक प्लॉट सेल किया था डीएचए का। हम्म। कि एज सच मेरे पास कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में नहीं थे, मेरे पास जस्ट पिक्चर थी जो फादर ने अपने मोबाइल में कैप्चर की हुई थी। ठीक तो है। मैंने उन्हीं पिक्चर्स की, वो इतनी क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम्म। मैंने उन्हीं के प्रिंट आउट निकाले थे। वो 2 डॉक्यूमेंट थे, एक ट्रांसफ़र ऑफ फाइल का डॉक्यूमेंट था, और एक सेल डीड थी, हम्म। जो ये इसके साथ एक अटैच होता डॉक्यूमेंट। तो वो हम्म। था। उसके बाद जो था ये 2021 में मैं प्लॉट सेल किया था, सितंबर 2021 में। हम्म। और अभी तक जब मेरी आरपी का टाइम आया था मई में, तो तब मेरे पास 27,50,000 रुपये जो थे ना वो रिमेनिंग थे अकाउंट में,
जो हम्म। 43 लाख रुपए में से हमारे पास सेविंग्स बचे हुए थे। ठीक हो गया। 27.50 जो थे वो उनके अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हुए थे। हम्म। उसके बाद 3 जो थे ना वो हमारे पास घर में कैश इन हैंड था, तो वो मैंने कैश डिपॉजिट करवा दिया था। और उसके साथ जो था बीच में मेरे फादर की जो पेंशन थी वो पहले उनको जीपीओ में आती थी, हम्म। तो उसके बाद वो पेंशन उन्होंने बैंक में ट्रांसफ़र करवाई थी। तो वो पिछले 3-4 महीने की जो पेंशन थी वो इकट्ठी हुई उनके अकाउंट में 3-1 लाख रुपए आए थे। तो वो ठीक है। भी अकाउंट के अंदर ही फिर मैंने उसको निकलवाई नहीं थी, तो वो हाईलाइटेड भी था पेंशन। जो ट्रांजेक्शन होती है ना, ट्रांजेक्शन की जो डिटेल होती है उसके अंदर मेंशन था कि ये पेंशन है इनकी। पेंशन अमाउंट। तो वो और ये सारे प्रूफ लगभग इनकी आपने सबमिट करवाए थे आरपी के टाइम पे साथ? मैंने प्रूफ मैं आपको आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ इसी के बारे में। हम्म। तो हम्म। ये मेरे पास मतलब 33 लाख रुपीज़ मेरे पास ये बन के थे जो हम्म। फादर के अपने पर्सनल थे। और 10 लाख रुपीज़ जो थे ना वो मैंने किसी से लिए थे लोन। लेकिन वो मैंने शो किए थे कि हमने 9,81,000 का हमने गोल्ड सेल किया, और उसकी मैंने गोल्ड की सेल रिसिप्ट बनवा ली थी अपने जानने वाले से। और ये तो फादर के जो अकाउंट उसकी में अमाउंट सबमिट थी वो करवाए थे 10 लाख? जी जी फादर के अकाउंट में करवाए थे, लेकिन मैंने जो सेल डीड थी वो थी 9,81,000 रुपये की। हम्म। और मैंने 30 मई की सेल डीड बनवाई थी। हम्म। और जी 1 जून को मैंने 4.5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाया था। और हम्म। 5 जून को मैंने फिर 6 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाया था। तो मतलब वो हम्म। मेरा उससे अगर देखा जाए तो उससे मैच नहीं कर रहा था। अगर हम्म। डॉक्यूमेंट के साथ आप देखें ना तो वो 9,81,000 की सेल डीड थी, और मैंने 10.5 लाख रुपए जो है वो 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में मैंने जो है ना वो डिपॉजिट करवाए थे अकाउंट के अंदर। ओके। ठीक हो गया। ये बस मैंने फिर फर्जी लगाए थे, और फिर वो मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए थे। और अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी मैंने। और हम्म। कुछ 1-1.5 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे, लेकिन उसका मैंने कोई प्रूफ वगैरह उनको कुछ भी नहीं दिया। और ठीक हो गया। उसके बाद फादर की वही मैंने प्रॉपर्टी की जो सेल थी 2021 की, उसके हम्म। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ब्लर ही थे ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक हो गया। लेकिन मैंने वो अटैच कर दिए थे साथ, और साथ मैंने उस टाइम की 2021 में जो हमने जो डिपॉजिट स्लिप आपको मिलती है 3rd कॉपी, तो वो मेरे हम्म। पास पड़ी हुई थी, उनको मैंने प्रिंट आउट निकलवा के वो 2 कॉपीज जो है ना वो मैंने साथ अटैच कर दी थी। ठीक हो गया। और साथ में मैंने फिर जो है ना एक गोल्ड की सेल डीड की थी। तो ये अगर देखें तो फादर की स्पॉन्सरशिप में मेरे 3 एक डॉक्यूमेंट बन गए थे टोटल, ठीक हो गया, समझ जो गया। फाइनेंस के डॉक्यूमेंट थे। और फादर से स्पॉन्सरशिप लेटर लिख के भी लगवाया साथ? जी जी वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर था, हम्म। और एक जो था वो फाइनेंशियल प्रूफ का एक एफिडेविट था। ठीक हो गया। और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सोर्स। ठीक और हो गया। सेकंड ईयर के लिए मैंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड थी, तो हम्म। उसके मैंने जो थे फर्द वगैरह निकलवाए हुए थे। और इसकी वैल्यूएशन समथिंग 40,29,000 वैल्यूएशन थी उसकी। तो वो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो साथ अटैच किए थे। ठीक हो गया, सही है। तो इसमें आपको ऐसा कोई जो डिफ़िकल्टी नहीं आई, लेकिन आपने सारा कुछ प्री प्लान करके टाइमली जो है वो किया हुआ था। दैट वाज अ गुड थिंग। जी हम्म। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैंने ज़बरदस्त। मार्च में ही सारे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए थे। इतने माशाल्लाह। डॉक्यूमेंट्स वैसे जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इतने डॉक्यूमेंट्स तो मेरे थे ही नहीं। 3 हम्म। डॉक्यूमेंट्स थे टोटल, 2 डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के थे, और एक गोल्ड की सेल डीड था। बाकी मैंने उनकी कोई पेंशन के जो है ना आर्मी से रिटायरमेंट के इस तरह का कोई मैंने उनका साथ प्रूफ अटैच नहीं किया। हम्म। और ये आपके कितने यूरोस में कितने बनते हैं रुपीस, मतलब जो आपने अकाउंट ये में अपने मैंने में शो करवाया था? मैंने 44,50,000 करवाए थे, तो हम्म। ये लगभग गालबन 14,250 बन गए थे। ओके। मैं 14,250 यूरो। ज़बरदस्त। तो आपको तो ऐसा कोई उनकी तरफ से नहीं आया? और आपको ईमेल जो है मजिस्ट्रेट की तरफ से आई, या जो है इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से आई? मुझे डायरेक्ट इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से आई है जी। ज़बरदस्त, ओके। और उन्होंने साथ जो है अपॉइंटमेंट दे दी थी वीज़ा डी की? वो डायरेक्ट जो वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है ना वही हम्म। थी, और बीच में उसमें वीज़ा डी का नीचे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक जो होता है वीज़ा डी का फॉर्म होता है, और जो फार्म और पासपोर्ट की डॉक्यूमेंट पिक्चर्स के रिक्वायर्ड। बारे में डिटेल होती है, बस वही वही अटैच थी। इसके ज़बरदस्त। अलावा मुझे एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट की तरफ से या किसी और की तरफ से कॉन्टेक्ट नहीं किया गया। और सितंबर इनटेक में आपका एडमिशन? जी सितंबर इनटेक में। ज़बरदस्त शान। परफेक्टली। अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं।
परफेक्ट। और रूम रेंट आपका कितना है? मेरा रूम रेंट जो है, मुझे बेसिकली उन्होंने दो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। एक हम्म। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 महीने का है, वो है 317 यूरो में, थ्री हम्म। 317। ओके। और एक जो है वो आखिरी जो 2 महीने का है वो है 299। और ये एक्सटेंडेबल है? जी एक्सटेंडेबल। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रूम है। शेयर्ड रूम है? जी शेयर्ड रूम है। परफेक्ट। ज़बरदस्त ईशान, परफेक्टली। आपके पास कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए? क्वेश्चन तो नहीं है, खैर मैंने एक चीज़ ऐड करनी है, वो ये है कि बेसिकली मैंने जो मेरा जो पासपोर्ट था, जो मैंने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाया हुआ था, वो मैंने बनाया था तो 3-4 साल पहले तीन एक हम्म। साल बाद में बनवाया था पहले सही मैंने। है। तो उसमें ये था, मुझे डेट ऑफ प्लेस जो थी ना, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, हम्म। उसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो मैंने हम्म। रैंडम जो है वो रावलपिंडी ही लिखवा दी थी उसके अंदर। तो जब ठीक है। मैंने फिर ऑस्ट्रिया का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जो थी, मुझे फिर बाद में पता चला कि मेरी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो बेसिकली झेलम है। तो हम्म। मैंने जो डॉक्यूमेंट इनसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम लीगलाइज करवाया था, वो मैंने अपने फर्स्ट वाले ही पासपोर्ट पर लीगलाइज करवाया था। ओके। मतलब मेरा जो फर्स्ट वाला पासपोर्ट था, उस पर जो मेरा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना था, मैंने उसी को लीगलाइज करवाया, जिसकी बेसिस पर मेरी अभी आरपी एक्सेप्ट की हुई है। तो फिर बाद में जब मैंने देखा कि यार ये तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट है, ये गलत है, तो फिर मैंने मई में आई थिंक दोबारा से रिन्यू करवाया था, उसमें अमेंडमेंट करवाई थी। तो उन्होंने मतलब मुझसे ऐसा, कुछ लोग कहते हैं कि यार आप अगर पासपोर्ट चेंज कर रहे हो तो आपको फिर दोबारा से एक न्यू पीसीसी बनवा के और उसको वेरिफिकेशन में डालना होता है और फिर उसको लीगलाइज करवाना होता है। हम्म। तो ऐसा मुझसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, मेरा तो उन्होंने वो पुराना वाला ही एक्सेप्ट कर लिया। ज़बरदस्त, परफेक्ट। और ये जो आपने करवाया था न्यू बर्थ की जो है प्लेस ऑफ बर्थ चेंज करवाई पासपोर्ट पे, इस पे उन्होंने कोई इशू नहीं किया ना? जो है क्या कहते हैं इनके पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट है, वालों ने? जी। नहीं मैंने उनको जाकर बताया था, मैंने कहा था ये मैंने अमेंडमेंट करवानी है, तो उन्होंने अच्छा। उसी टाइम ये अमेंडमेंट कर दी थी। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। बस उन्होंने मुझसे साथ एक प्रूफ मांगा था, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट का बर्थ एक जो है ना सर्टिफिकेट फोटो आपने? कॉपी वो अटैच करनी थी। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। और आप स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स वगैरह शेयर करना चाहें तो? टिप्स वगैरह यही है भाई कि देखें, अगर आप, मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिस्क नहीं लिया अकोमोडेशन को लेके। मैंने उस पर रिस्क ले लिया था। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम अपॉन जो है ना 35 यूरो की फ़ी नहीं पे की। तो वो इतनी ऐसा अमाउंट नहीं थी, 10,000 11,000 समथिंग अमाउंट बन रही थी, जब मैंने पे की थी। तो फिर उनको ये मसला हुआ कि उन लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिली। तो वो अभी एक लड़का है, उसने 380 में अकोमोडेशन लिया, वो भी स्टूडेंट होम ड्रीम वालों से। तो 250 उनको अलहदा पे किए हैं और अकोमोडेशन भी 380 में जाके मिली है। तो वो फिर उसको बैंक स्टेटमेंट भी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ गई, और 90,000 जो है ना वो उसका स्टूडेंट होम ड्रीम वालों का ज़ाया हो गया। तो टिप यही है कि आप अपने प्रोसेस को जो है ना साथ साथ लेके चलें। जब आप अप्लाई कर दें, एडमिशन अगर अप्लाई कर दें, तो उसके 1-2 महीने के बाद आप अपनी अकोमोडेशन भी अप्लाई कर दें। एक माइंडसेट बना लेना कि आपने किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उस सिटी में आप अपनी अकोमोडेशन को एटलीस्ट जो है ना वो अप्लाई कर दें, क्योंकि वो इतनी कोई अमाउंट नहीं है, 35 यूरो समथिंग अमाउंट होती है। तो वो 35 यूरो कुछ भी नहीं है। बाद में अगर आप जाके जो है ना 1,000 यूरो या 2,000 यूरो एक्स्ट्रा आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ जाए, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर आपको 250 यूरोज जो है वो स्टूडेंट होम ड्रीम वालों को पे करने पड़ रहे हैं। तो उससे बेटर है कि आप 35 यूरो की जो है ना वो एप्लीकेशन डाल दें। और उस पर फिर ये परफेक्ट। होता है कि वो आपको रूम भी अच्छा, और जो अफोर्डेबल रूम होता है वो आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको ही दे देते हैं वो लोग। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया ज़िशान, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। स्पेशली आपने जो है इतना लेट हमारा वेट किया। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे इंशाल्लाह। आपका अच्छा सफ़र हो, आपकी स्टडीज़ के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। बहुत शुक्रिया एंड पे स्पेशली। तो गैस थैंक ये यू। थे ज़िशान मज़हर, आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना जो है प्रोसेस ऑस्ट्रिया का कंप्लीट किया। उनका जो पहला फ़ेज़ है कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो है आरबी अप्रूव हो गई है, वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट भी मिल गई, और कैसे टाइमली जो है उनके सारे प्रोसेस जो हैं हुए।
तो जो 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इनका देखें, स्टार्ट में बर्थ का इशू आया था, तो इन्होंने खुद उसको कैसे हैंडल किया और क्विकली लाइक 3 वीक्स में हो गया। और पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ का इशू था। तो आपने भी अगर कोई छोटी सी इशू आता है, इस वजह से घबराना नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये एक इशू आ गया तो अब मैं अपना जो है प्रोसेस छोड़ दूँ, या मतलब पता नहीं क्या होगा। दिस इज़ अ जो है पार्ट ऑफ लाइफ। आपके इश्यूज आते हैं, आपने उसको ओवरकम करना है। और जो है टाइमली देखें। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सुनने में मिल रही है कि इनको देखें उसी सिटी में जो है 6-6 7-7 लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं रूम, और इन्होंने टाइमली जो अप्लाई किया था, जो इन्होंने एंड पे भी स्पेशली हमें बताया कि जी आप अगर 2-3 मंथ के बाद आपने अप्लाई कर दिया, उसके 2-3 मंथ के बाद आप अपना जो है रूम के लिए अप्लाई कर दें, तो ये एक 7 to 8 मंथ का टाइम फ्रेम रहता है। तो बेस्ट विशेस आप सबको, और चैनल देखने के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच।